चलिए दोस्तों, स्टार्ट किया जाए अपना अगला काम। केस स्टडीज हम कर रहे हैं और केस स्टडी डिस्कशन में फिर से कुछ नए फैक्ट्स लेकर के इस केस के हम आपके सामने हाजिर हैं। आइए पढ़ें, बहुत ही बढ़िया केस। ये भी फैक्ट्स कहते हैं, ए रिसीव्ड समन फॉर अपीयरेंस बिफोर अ ट्रायल कोर्ट फॉर गिविंग एविडेंसेस विच वुड हैव हेल्प्ड बी इन हिज केस। तो भाई कोर्ट ने बुला लिया मिस्टर ए को, क्या हो जी आओ, आपको पेश होना है और आपसे पूछताछ की जाएगी, वहां पर एविडेंस आपसे लिए जाएंगे और अगर ये एविडेंस देता है तो भैया बी की हेल्प हो जाती। अब बी इस बात को जानता था कि भैया उसके पास भी समन्स आ गए, बी मिस्टर ए को भी जानता था, बी न्यू ए। अब बी पहुंच गया मिस्टर ए के पास। बी प्रॉमिस्ड टू पे मिस्टर ए कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ टाइम ड्यूरिंग अटेंडेंस इन कोर्ट। बी ने कहा जी ऐसा है, चिंता मत करो, कोर्ट में आपको जाना होगा, आपका जो भी टाइम वेस्ट होगा उसके लिए मैं आपको पैसा दूंगा, मैं कॉम्पनसेट करूंगा आपको उस काम के लिए, चिंता मत करो, आप आ जाओ बस। आफ्टर द अपीयरेंस इन द कोर्ट ए आस्क्ड बी to pay the promised amount of compensation। कि जी मैं तो आया था, मैंने गवाही भी दे दी, एविडेंसेस भी दे दिए, अब मुझे मेरा पैसा दो, कंपनसेशन दो। आपने मुझे कहा था कि आप मुझे कंपनसेट करोगे। बी डिनाइड टू पे द अमाउंट। बी ने कहा भैया मैं कोई पैसा वैसा नहीं दूंगा, जाओ यहां से भागो। अब ए ने बी के खिलाफ उस पैसे की रिकवरी के लिए केस दायर कर दिया कि जी देखो, इस व्यक्ति ने मुझसे वादा किया था कि मैं अगर कोर्ट जाकर गवाही दूंगा, जो भी एविडेंस देने हैं सच्चे एविडेंस दूंगा, तो ये मुझे कॉम्पनसेट करेगा मेरे लॉस ऑफ टाइम के लिए, और अब ये पैसा नहीं देता। तो भैया अब पार्टीज की कंटेंशन क्या थी, आइए जरा वो देख ली जाए। ए क्या बोलता है? एज कंटेंशन वाज दैट be promised to pay for the presence in court to give evidence and he has performed as per the contract। भैया जैसा उसने कहा वैसे मैंने परफॉर्म भी किया, but there was a breach of contract by Mr. B। तो अब B को मुझे कंपनसेशन देना चाहिए, जज साहब ये पैसा मुझे दिलवाइए। तो जी अब कोर्ट का इसके लिए क्या डिसीजन आया, आइए वो देख ले। डिसीजन ऑफ द कोर्ट, इट वॉज हेल्ड दैट A was under a duty imposed by law to appear and give evidence। भैया एक बात बताओ, अगर A का B से कॉन्ट्रैक्ट ना होता तो क्या A कोर्ट में नहीं जाता? A के नाम के तो समन्स आ गए थे भैया, कोर्ट ने बुलावा भेज दिया था कि तुम्हें यहां पेश होना है, तो उसके ऊपर तो एक लॉ के द्वारा ड्यूटी इंपोज कर दी गई थी, किसी भी हाल में उसे जाना ही था। अब जिस काम को उसने लॉ के कारण करना ही था, क्या उसी काम को करने के लिए क्या वो कोई और कंसिडरेशन की डिमांड कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। सो बीज प्रॉमिस वाज विदाउट कंसिडरेशन। बी ने अगर प्रॉमिस कर भी दिया ठीक है मैं तुम्हें कंपनसेट करूंगा, मगर किस चीज के लिए भाई, किस चीज के लिए? जो काम वो करने जा रहा है मिस्टर ए, उसके लिए तो पहले से ही वो बाउंड है, कोर्ट के समन्स आ गए भाई, वहां तो उसे जाना ही पड़ेगा। आखिरकार वो उसी काम के लिए कोई और कंसिडरेशन की डिमांड कैसे कर सकता है? तो कोर्ट ने कहा ये तो वैलिड नहीं है। Thus the contract between A and B was not valid and thus B was not liable to pay the amount of compensation, right? So ये थी कहानी दोस्तों, और बिल्कुल इसी से जुड़ा एक केस लॉ भी है, रिलेटेड केस लॉ, और उसका नाम है कॉलिंस वर्सेस गॉडफ्रॉय। राइट, कॉलिंस वर्सेस गॉडफ्रॉय बहुत ही मशहूर केस हुआ था ये। और दोस्तों इसके पीछे का प्रोविजन जो है, आइए उसकी भी बात कर लें। कंसिडरेशन आखिरकार होती क्या चीज है? कंसिडरेशन के जब हमने फीचर्स पढ़े थे, एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े थे, तो वहां एक चीज थी, कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग विच द प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। भैया जिस काम को करने के लिए आप पहले से बाउंड हो, वही काम करने के लिए आप कंसिडरेशन ट्रीट कर रहे हो? नो, दैट इज नॉट treated as valid consideration. So consideration must be something which promisor is not already bound to do. Promisor is
promisor is not already bound to do. It should not be under pre-existing legal or contractual obligation. अच्छा, इस केस में तो क्या था, एक लीगल ऑब्लिगेशन आ गया था, लेकिन अगर आपका पहले से मान लो कॉन्ट्रैक्ट भी है, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन भी है, तो भी उसी सेम काम को करने के लिए आप किसी और से कंसिडरेशन नहीं ले सकते, राइट? सेम काम के लिए दो लोगों से कंसिडरेशन लेना, इट इज नॉट करेक्ट. एनी परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी बाय पब्लिक सर्वेंट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन. भैया तुम सरकारी नौकर हो, पब्लिक सर्वेंट हो, तुम्हें उस काम के लिए सरकार पहले से पैसा देती है, लेकिन अगर तुम उसी काम को करने के लिए किसी प्राइवेट व्यक्ति से पैसा ले लेते हो कि हाँ जी मैं आपका ये काम करूंगा, अरे भाई उसके लिए कंसिडरेशन डिमांड कर रहे हो आप, ये क्या तरीका हुआ? ये काम करने के लिए तो आप ऑलरेडी लायबल हो, तो उस काम के लिए अगर आप कोई कंसिडरेशन डिमांड करते हैं, दैट इज नॉट करेक्ट, और इसी कारण से यहां वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता. सो ऑल इन ऑल यहां पर बी लायबल क्यों नहीं था? बिकॉज मिस्टर ए was legally bound to appear before the court due to the summons issued to him by the court, right? इसलिए उसके लिए वो कोई कंसिडरेशन की डिमांड नहीं कर सकता था. बहुत ही बढ़िया केस था ये, कॉलिंस वर्सेस गोडफ्रॉय. सो माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छी तरह पढ़िएगा, समझिएगा, और जहां जरूरत पड़े इसे रेफर करके इसको कोट करिएगा. हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में फिर से नया लेकर के कुछ. तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय.